गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्न पे हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन को देख रहे थे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि मोबाइल कम्युनिकेशन की ज़रूरत कैसे पड़ी, ये स्टार्ट कैसे हुआ और किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ। तो जैसा कि अगर हम लास्ट कुछ डिकेड्स को देखें तो लास्ट कुछ डिकेड्स में हमने ये देखा है कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन का जो भी इफ़िशियंसी है इन टर्म्स ऑफ और जो डेटा कम्युनिकेशन का रेट है, मतलब पहले अगर आप देखें तो आप तो टेक्स्ट मैसेजेस पे भी एक लिमिट होती थी कि इतने से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस आप नहीं कर सकते हैं। और आज की डेट में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आपके मोबाइल फ़ोन पर लगातार आ रहा है और आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन पे वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो मोबाइल फ़ोन का जो इवोल्यूशन है, ये एक तरीके से हमारे पास जो भी वेव आती है वो कौन सी वेव आती है। हमारे पास जो वेव आती है वो आती है, आपके पास जो वेव आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है। तो ये जो वेव आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होती है और रिसीव होती है और उसी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक, ये हाईली सिक्योर्ड भी होती है क्योंकि आपका जो बात है वो केवल आप ही सुन सकते हो, बाकी लोग नहीं सुन सकते हैं। हाईली इनक्रिप्टेड होती है। इस तरीके सारी की सारी वेव जो है वो ट्रेवल होती है। तो अब समझने की बात ये है कि मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हुआ। तो आखिरकार ये जो पूरी की पूरी शुरुआत हुई होगी, ये सबसे पहले कुछ इस तरीके से हुई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट की गई होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव की गई होगी। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, ये मैक्सवेल जो कि किंग्स कॉलेज लंदन में थे, उनके थ्रू 1861 में आया। इन 1861, ठीक है, मैक्सवेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया पूरा का पूरा कि किस तरीके से उन्होंने 4 इक्वेशंस दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के। किस तरीके उन्होंने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है। उसी के ऑनर में उनके नाम पर जो है मैक्सवेल इक्वेशन दिया गया, ठीक, जो कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को ड्राइव करता है। ठीक, उसके बाद हेनरिच हर्ड ने पहली बार इस तरीके की कोई वेव होती है, इसको जो है उन्होंने करके दिखाया कि ओके इस तरीके की वेव प्रेजेंट होती है और इस तरीके की वेव जो है, इस तरीके का वेव जो है कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट इन कामों में लगे रहे। ठीक, उसके बाद मार्कोनी एट द एज ऑफ 21 उन्होंने 1995 में हर्ट्ज स्पार्क ट्रांसमीटर, जो कि हेनरी हर्ट्ज ने जिससे बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो एंटीना असेंबली को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करवाया। लेकिन इटालियन गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो फिर वो लंदन चले गए और 1996 में वहाँ पर उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया और उसको वहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिला, एक तरीके से प्रेज़ मिला। तो फिर इस चीज़ को देख करके 1897 में इटालियन गवर्नमेंट ने उन्हें वापस बुलाया और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहा। तो पहली बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो 18 किलोमीटर तक मार्कोनी ने ट्रेवल करवा के दिखाई। उसके बाद उन्होंने वायरलेस टेलीग्राम ट्रेडिंग सिग्नल कंपनी, जो कि रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर बनाती थी, इसको उन्होंने बनाया। ठीक, 1898 में उन्होंने फिर इस जो उनका टेलीग्राफ सिस्टम था इसे इम्प्रूव किया और फोर्स ट्यूनिंग सर्किट के मदद से 2 रेडियो सर्किट साइमल्टेनियसली काम करते थे, ऐसा इन्हें बनाया और डिस्टेंस जो है वो 52 किलोमीटर तक की करवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से टेलीग्राम के जरिए ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहा। ठीक है, 1909 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक, फिर
सिविलियन जो सिविल के ये लिए यूज़ था, तो वो 2 मेगाहर्ट्ज़ लैंडलाइन फ़ोन जो है वो स्टार्ट हुआ 1921 में, ठीक है। और उसके बाद फिर 1993 में एफएम को स्टार्ट किया गया। 1946 में बेल सिस्टम्स, जो कि AT&T बेल लैब है, ठीक है, उसने पब्लिक वायरलेस ट्रांसमीटर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। 1964-1969 के बीच में 2 और सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके FCC एक बना, फेडरल कमीशन ऑफ द कम्युनिकेशंस, और यही जो है तब से आज तक ये सारा का सारा जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन होता है उसको बनाता आया है। और फिर 1970s के अराउंड फर्स्ट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हुई। मतलब अब सारी चीज़ें इतनी मेच्योर हो गई थी कि हम ये कह सकते थे कि ओके नाउ इट्स स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो AMPS टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 1997 में इस तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1997 से लगभग 1986 तक प्रेजेंट रही। इसमें AMPS ये जो आर्किटेक्चर जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ये यूज़ किया गया। फिर उसके बाद आया 2G में GSM यूज़ किया गया। उसके बाद आया 3G में आपका CDM में WCDM में यूज़ किया गया। उसके बाद 4G आया जिसमें लॉन्ग टर्म एवेल्युएशन यूज़ किया गया, और फिलहाल हम लोग 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मोबाइल फ़ोन्स थे जो फर्स्ट G में आते थे वो कुछ इस तरीके के होते थे। 2G में आपका इस तरीके का हैंडसेट होता था। 3G में आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर मिली तो इसके नाते इस तरीके का हुआ। और फिर 4G में आपने देखा कि 4G में आपका जो कम्युनिकेशन था वो लाइव स्ट्रीमिंग आप करने लगे, और फिर 5G में IoT डिवाइसेस के ज़रिए आप सारा का सारा कम्युनिकेशन करने लगे, ठीक है। तो यहाँ से आया आपका फर्स्ट जनरेशन। तो पहली बार जो है मोटरोला कंपनी मार्टिन कूपर ने 1970 में एक हैंड हेल्ड डिवाइस बनाई जिससे कि दोनों साइड कम्युनिकेशन पॉसिबल था, ठीक है। तो आप ये समझिएगा किस तरीके से जनरेशन को कैसे बांटते हैं। तो जनरेशन को बांटने का तरीका ये होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी, ठीक। जैसे कि 4G और 5G जो आपके सामने आया है, तो 4G और 5G में क्या डिफरेंस है। तो 4G और 5G में ये डिफरेंस है सर कि आपका जो 4G सपोर्टेड मोबाइल है वो 5G सपोर्टेड मोबाइल पर नहीं चल सकता। तो रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि FCC ने जो स्टैंडर्ड 4G के लिए बनाए उसने कहा कि 4G जो है वो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड काम करेगा। वहीं उसने 5G के लिए जो नए स्टैंडर्ड आए हैं वो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब 6 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे वाली कोई बैंड होगी दैट मे बी अराउंड 5 गीगाहर्ट्ज़, तो उस पर वो सारा का सारा काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रोटोकॉल चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज होती है। सर ये मतलब बैंड पे काम करना बैंड पे काम करना, बैंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बैंड। कोई भी डिवाइस जैसे FM है आपका, तो FM चलाने से पहले आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं कि नहीं। मोबाइल फ़ोन में FM चलाया है। यस सर। तो मोबाइल फ़ोन में FM चलाने से पहले या फिर गाड़ी में FM चलाने से पहले आप ट्यून करते हैं। तो ट्यूनिंग में आप क्या करते हैं, आप उस पर्टिकुलर सर्किट को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ले जाके सेट करते हैं, ठीक। जब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ले जाके सेट करते हैं तो वो पर्टिकुलर FM पकड़ता है। तो FM की एक रेंज डिफाइन की गई है कि 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, चाहे दुनिया में चाहे जहाँ भी हो, उसी में FM जो है FM सर्विसेज अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से बैंड बना दिया गया। अब उसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कहते हैं ऐसा है सर कि हमें जो है 200 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड दे दीजिए, हमें 500 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड दे दीजिए जिसमें हम ये अपना FM चलाएंगे, हम रेडियो मिर्ची चलाएंगे, ठीक है ना, हम रेडियो मंत्रा चलाएंगे, इस तरीके की अलग अलग FM हम चलाएंगे। तो वो जो बैंड है 88 से लेकर 108 तक वो सब जगह फिक्स है। तो जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड डिवाइसेस बनेंगी उसमें FM की जो ट्यूनिंग होगी वो इसी के बीच में होगी, ठीक। अब उसके बीच में अलग अलग आप इस सिटी में जाओ तो आप अलग फ्रीक्वेंसी पे FM पकड़ा सकते हो, दूसरे सिटी में जाओ तो अलग फ्रीक्वेंसी पे FM पकड़ा सकते हो। तो व्हाट इज बैंड। बैंड इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच अ डिवाइस ऑपरेट, ओके। तो ये होता है बैंड, ठीक, ओके। अब बात आती है इसके बाद
कि सर 1G में क्या होता था, तो 1G में भी मैं बताऊंगा कि एक फ्रिक्वेंसी बैंड है। जैसे कि अगर सारे के जैसे अमेरिका है, यूरोप है, अगर कोई भी डिवाइसेस अगर हम कहीं भी लेके चल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं फिर दूसरे कंट्री में जाएं तो वो ऑब्सोलीट हो जाए। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बनते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे के पूरे सेम बनते हैं। ठीक, ऐसा ना हो कि स्टैंडर्ड, इसलिए डिवाइसेस जो बनाई जाती हैं उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना स्टैंडर्ड बना सकता हूँ। ठीक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी ऐसे ही अपलिंक डाउनलिंक का वो सबका सेम स्टैंडर्ड है। ठीक ना, उसी स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी में आपको सबका सब कम्युनिकेट करना है। ठीक, जो सिक्योरिटी पर्पज़ की डिफेंस के लिए जो वो होती हैं वो पर्टिकुलरली अलग होती हैं। ठीक ना, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसका वो रिवील भी नहीं की जाती हैं, वो फ्रिक्वेंसी बैंड्स भी नहीं रिवील की जाती हैं। ठीक है, उसमें वो जो डिफेंस ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म किए जाते हैं, वो तरीके से फुल्ली बैंड होती हैं। ठीक, तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए अगर हमें करना है, किसी भी चीज़ का कॉमर्शलाइजेशन करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना करके उसका जनरलाइजेशन करना होगा। जनरलाइजेशन में सारी की सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? तो पहली बार 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल था और वायरलेसली पॉसिबल था। ठीक है, तो जो मोटरोला कंपनी ने स्टार्ट किया और इनिशियली डेवलप्ड टू यूज़ इन कार में यूज़ करने के लिए इसे बनाया गया और फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है 1974 में जो है इसे टेस्ट किया गया। जैसे 5G आप सुन रहे हो, बट प्रेजेंटली आप 5G फ़ोन्स आ भी गए हैं, बट दोज 5G फ़ोन्स आर नॉट हैविंग 5G टेक्नोलॉजी इन बिल्ड। ठीक, वाई? बिकॉज स्टिल आप देखोगे कि वहीं 5G टेस्टिंग चल रही है। जब 5G टेस्टिंग चल रही है तो भाई डिवाइस कैसे आप लॉन्च कर दे रहे हो? सो इट्स जस्ट हाइप क्रिएटेड बाय द मार्केट। ठीक, सो प्रेजेंटली फॉर द 5G वी आर इन टेस्टिंग मोड। ओके, हम लोग टेस्ट ही कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज ने उसे लॉन्च भी किया हुआ है, तो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ पे किए हुए हैं। सब 6 गीगाहर्ट्ज़ मतलब आप ये कह सकते हो 4G को थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है, डाटा बैंड बढ़ा दिया है, बैंडविड्थ बढ़ा दिया है। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया है। तो इस तरीके की सारे जो भी जो फैसिलिटीज़ हैं बढ़ा करके वो करें कि 5G है। लेकिन 5G का जब स्टैंडर्ड आएगा तो फुल्ली अलग आ जाएगा। जैसे कि 1G 2G जो काम करते थे वो 900 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड काम करते थे। 3G जो आया वो 1800 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड काम कर रहा था। 4G जो आया वो 21 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड काम कर रहा था। ऐसे ही 5G जब आएगा तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आया, जब जैसे टेस्टिंग चल रही है वो अराउंड 5 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड चल रही है, तो वो जब आएगा तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड होगी और सारी की सारी डिवाइसेस उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड को फॉलो अप करते हुए बनाई जाएंगी। ठीक, अब तो फर्स्ट जी जो आया, जो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई, अभी तक तो 1979 में NTT, निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, टोक्यो ने एक तरीके से स्टार्ट किया। एंड इन द बिगनिंग जो है 1980s में US, फिनलैंड, UK, यूरोप, इन सब में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ठीक, तो भाई अगर कहीं भी मोबाइल कम्युनिकेशन सेट करना है तो पहले यूजर सेट करने पड़ेंगे, यूजर्स ढेर सारे देखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी अगर कहीं भी वाईफाई का नेटवर्क लगाने जाती है तो वो देखती है कि हमें पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यूज़र इतने मिलेंगे कि नहीं, तभी जियो जो है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगी, नहीं तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाएगी, या कोई भी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इन लोगों ने कुछ कंट्रीज़ में ये सारा का सारा जो ऑपरेशंस है उन्हें लॉन्च किया। ठीक, तो क्या पॉपुलैरिटी थी कि इसमें एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम AMPS यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से वो जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से, जैसे नॉर्डिक मोबाइल फ़ोन सिस्टम, टोटल SS कम्युनिकेशन सिस्टम, यूरोपियन टोटल SS कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे US ने अलग प्रोटोकॉल यूज़ किया, लगभग सेम थे, और UK ने अलग प्रोटोकॉल यूज़ किया। तो इस तरीके से जो है अलग अलग नाम जो है वहाँ पर आए। ठीक, क्या इसके फीचर्स थे अब इसको देखेंगे। ये पूरी एनालॉग डिवाइसेस पे काम करता था, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी होता था वो फुल्ली एनालॉग होता था। देयर वाज नथिंग डिजिटल। ठीक, और एनालॉग में हम लोग फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग करके चलते थे। तो फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है इसको भी अभी दिखाते हैं। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी बैंड जो एलोकेट की गई थी, जैसे आपको पहले भी बताया था, 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में एक तरीके से एलोकेट की गई थी। बैंडविड्थ मतलब हर एक को जो 10 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी गई थी। ठीक है, 666 ड्यूप्लेक्स चैनल
मतलब 666 ड्यूप्लेक्स चैनल थे विद बैंडविड्थ ऑफ 30 किलोहर्ट्ज़। ठीक, टेक्नोलॉजी जो है एनालॉग स्विचिंग यूज़ किया गया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ किया गया था, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी केवल वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी, और जो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एसएस यूज़ किया जा रहा था। मल्टीपल एसएस मतलब एक ही चैनल है, एक ही चैनल है, और एक ही चैनल को ढेर सारे लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि ये मान लीजिए अगर हमारे पास ये बहुत बड़ा सा चैनल है, यहाँ पर 800 मेगाहर्ट्ज़ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, थिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 800 मेगाहर्ट्ज़, और ये 900 मेगाहर्ट्ज़ तक जा रही हैं। ठीक, ये 900 मेगाहर्ट्ज़ तक अराउंड जा रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने ये देख लिया कि एक डिवाइस के लिए हमें कितना चाहिए। एक डिवाइस के लिए हमें जो है एक चैनल जो बनाना है हमें 10 मेगाहर्ट्ज़ का बनाना है, तो हम 10 मेगाहर्ट्ज़ का एक चैनल बना लेंगे। ठीक, फिर 10 मेगाहर्ट्ज़ का दूसरा चैनल, फिर एक पर्टिकुलर गार्ड बैंड देते हुए 10 मेगाहर्ट्ज़ का दूसरा चैनल बना लेंगे, फिर 10 मेगाहर्ट्ज़ का तीसरा चैनल बना लेंगे। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एसएस। मतलब ढेर सारी डिवाइसेस उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करके कम्युनिकेट तो करेंगी, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करेंगी? हर एक डिवाइसेस को एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिला हुआ होगा। ठीक, तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एसएस। और मॉड्यूलेशन एक अलग टेक्नोलॉजी है। मॉड्यूलेशन मतलब आपको पता है कि कैरियर सिग्नल होता है और क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है। तो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल किस तरीके से सुपर इम्पोज करके हमें भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टेक्निक ऑफ इनकोडिंग द इंफॉर्मेशन, a technique of encoding the information so that it can be transmitted over a particular high frequency for a very high range, that is called modulation. And what is multiple SS? Multiple SS means एक particular channel को use करके ढेर सारी devices एक साथ communicate करें, that is called multiple SS. मतलब at a time 600 telephone can work, at a time 600 mobile phones can work. So this facility was given by frequency division multiple SS. ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसएस में बहुत सी प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी बैंड लिमिटेड हो जा रही थी। ठीक, दूसरी चीज़ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपका जैसे मान लीजिए अगर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो उसके नाते जो एप्सिलॉन है या म्यू है वो एनवायरनमेंट का चेंज होता है, जिसके नाते डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक, तो M1G में जो फैसिलिटीज़ हमें दी गई थी वो केवल वॉइस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ दी गई थी। ठीक है, और फुल्ली एनालॉग सिस्टम था। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं। पुअर वॉइस क्वालिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस, बैटरी लाइफ भी पुअर थी, मोबाइल का साइजेस भी बहुत लार्ज थे। ठीक, और दूसरी चीज़ लेस सिक्योरिटी थी, क्योंकि FM डीमॉडुलेटर को भी यूज़ करके आप इसे डिकोड कर सकते थे, क्योंकि बिकॉज FM भी एनालॉग फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन यूज़ करता था, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन यूज़ करता था। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो भाई सेम FM को अगर हम लोग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड पर ले जाकर ट्यून कर दें तो हो सकता है कि हम आपकी भी आवाज़ सुनने लगे, आप क्या बातचीत कर रहे हो। ठीक, लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र थे और सेल कवरेज बहुत ही कम था, और रोमिंग नहीं पॉसिबल थी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर अगर सेल बन गया तो उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी। आप एक पर्टिकुलर सेल से बाहर जाओगे तो वो हैंड ऑफ नहीं होगा। हैंड ऑफ मतलब होता है कि आप चलते जाते हो, ठीक है, लेकिन क्या कॉल डिस्कनेक्ट होती है? नहीं। आपका जो एक टावर होता है उसकी रेंज होती है 4 से 5 किलोमीटर। वो 4 से 5 किलोमीटर आप क्रॉस कर जाते हो, एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आती है जैसे आप क्रॉस करते हो, मतलब आपकी कॉल एक पर्टिकुलर सेल से दूसरे पर्टिकुलर सेल के जो BTS होता है, जो भी सेल होता है, उसमें ट्रांसमिट कर दी जाती है। ठीक, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। दैट इज़ कॉल्ड रोमिंग में हैंड ऑफ होता है। हैंड ऑफ मतलब आपकी कॉल एक पर्टिकुलर सेल से जब दूसरे पर्टिकुलर सेल में आप ट्रेवल करते हो, मूव करते हो, तो आपकी कॉल को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं था, रोमिंग आपकी पॉसिबल नहीं थी। फिर उसके बाद आया 2G स्टैंडर्ड। तो 2G स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि 2G स्टैंडर्ड में डिजिटाइजेशन हो गया सिस्टम का। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी। ठीक, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये स्टैंडर्ड जो है ये यूज़ किया गया। ठीक, इसमें इसी के स्टैंडर्ड का यूज़ करके जो लगभग स्पीड हम लोगों ने अचीव की वो 14.4 kbps से लेकर के 64 kbps तक की स्पीड अचीव की गई। जो डेटा रेट था, अब इसमें चूँकि डिजिटाइज हो गया सिस्टम, तो SMS सर्विसेज और ईमेल सर्विसेज का यूज़ शुरू हो गया। ठीक है, SMS सर्विसेज मतलब
पैकेट डेटा कम्युनिकेशन जहाँ होता है वहाँ पर एसएमएस सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये है कि अगर वॉइस कॉल मैं कर रहा हूँ तो हमारे और आपके बीच में डायरेक्ट इंटरकनेक्शन होना चाहिए, लेकिन पैकेट डेटा क्या होता है, वो पैकेट जो है ट्रांसमीटर छोड़ देता है, ठीक है, और फिर वो रिसीवर तक कुछ देर में आकर के पहुँच जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पैकेट डेटा ट्रांसमिशन होता है। पैकेट जो है वो क्लाउड पे छोड़ दिया, नेटवर्क पे छोड़ दिया जाता है, वो थोड़ी देर बाद आपके पास आके रिसीव हो जाता है। इसके लिए डेडिकेटेड नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप देखते हो कि अगर बहुत नेटवर्क पे क्राउड होता है तो एसएमएस आपका थोड़ा डिले आता है, ठीक। तो वही बिकॉज क्योंकि ये पैकेट डेटा कम्युनिकेशन को यूज़ करता है, ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड लाइन की जरूरत नहीं होती है। आपके नंबर का यूज़ करके एक पैकेट ट्रांसमिट कर दिया जाएगा ट्रांसमीटर से, ठीक। अब जैसे ही वो टहलते घूमते राउट होते होते आपके तक पहुंचेगा, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस जो है वो आ जाएगा, ठीक। मिड 90s में यहाँ पर CDMA टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसका जी, एक तो की फीचर्स क्या थे कि डिजिटल सिस्टम था, डिजिटल स्विचिंग थी, एसएमएस पॉसिबल था, रोमिंग भी पॉसिबल थी, सिक्योरिटी भी इन्हेंस हो गई क्योंकि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं यूज़ हो रहा था, वॉइस जो है ट्रांसमिशन इनक्रिप्टेड होता था, ठीक है ना। पहली बार जो है इंटरनेट सर्विसेज प्रेजेंट थी, ठीक है, लो डेटा रेट था, मोबाइलिटी भी लिमिटेड ही थी, ठीक है ना, और अभी भी नंबर ऑफ़ यूजर्स जो थे वो लिमिटेड ही थे, ठीक। तो उसके बाद आया 2.5G एंड 2.75G। अगर आप फ़ोन यूज़ किए हो तो ये 2G में पहले ई बन के आता था, ई ऐसे बॉक्स में बन के आता था, ठीक। इवन मेरे ख्याल से आप सोनभद्र में यूज़ करोगे तो सोनभद्र में ई या फिर एच बन करके आएगा अगर आप BSNL का फ़ोन यूज़ करोगे तो, ठीक, BSNL का मोबाइल यूज़ करोगे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जो BSNL था वो 2G और 3G टेक्नोलॉजी को ही यूज़ कर रहा था, तो उसी का जो 2G का इन्हेंस्ड वर्जन था वो आपका आया 2.5G और 2.75G। तो व्हाट वाज 2.5G? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, GPRS, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज 2.5G, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने अचीव की वो 171 kbps के अराउंड अचीव की। एज टेक्नोलॉजी आई, ये इसी का फिर इन्हांस्ड वर्जन आया, ठीक। एज टेक्नोलॉजी में जो स्पीड अचीव की गई वो 437.6 kbps, ये मैक्सिमम एज स्पीड थी, ठीक। उसके बाद आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि यूनिवर्सल मोबाइल UMTS यूज़ किया जाने लगा, ठीक। डेटा रेट 384 kbps तक की स्पीड यहाँ पर अचीव की गई, ठीक। ये वीडियो कॉल को भी सपोर्ट करता था। जो 3G में था, 3G का यूज़ करके आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक, या फिर अलग अलग टाइप के वीडियो कॉल्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक। स्मार्टफोन्स जो थे वो अवेलेबल थे। स्मार्टफोन्स वो चैट को हैंडल कर सकते थे, मेल को हैंडल कर सकते थे, गेम्स को हैंडल कर सकते थे, और अलग अलग टाइप की फैसिलिटी जो थी वो यहाँ पर अवेलेबल थी। की फीचर्स जो 3G सिस्टम के थे कि भाई थी हाई डाटा रेट था, वीडियो कॉलिंग पॉसिबल थी, इसमें इन्हेंस्ड सिक्योरिटी मिल रही थी, ठीक, और मल्टीमीडिया जो मैसेजिंग का सपोर्ट था वो पहली बार यहाँ पर आया, ठीक। कुछ लोकेशंस पर वर्ल्ड की US में या फिर अन्य जगहों पर TV पर लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई। वेब ब्राउजिंग जो है वो और बेटर हुई, और गेम्स जो है वो ऑनलाइन गेम्स का जो है वो शुरू हुआ। 3.5G और 3.7G में क्या आया कि इसी में स्पीड जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव की गई, लगभग 2 Mbps की स्पीड हम लोगों ने अचीव की, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि स्पीड तो अचीव हुई, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, हायर डेटा रेट मिल रही थी, और मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गए, ठीक है। और कॉम्पेटेबिलिटी जो थी वो पुराने सिस्टम से नहीं रह गई, बिकॉज फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो चेंज हो गई, ठीक। फिर 4G कम्युनिकेशन आया। लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन इसके स्टैंडर्ड का नाम दिया गया, लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन LTE, ठीक है। इसका हम लोगों ने कहा, ठीक, एक तरीके से 3G सिस्टम के नेटवर्क को ही इन्हेंस किया गया ताकि वो 4G सिस्टम पे काम करे। कभी भी सिस्टम को अचानक से चेंज नहीं किया जाता है, जो भी प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, क्योंकि अचानक हम पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी को स्विच नहीं कर सकते, बिकॉज सभी के पास ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फ़ोन आ जाए। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वो जो है सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स आप रिप्लेस कर दिए। एक समय के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब 1G नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 2G जो है वो यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अब की फीचर्स पे आते हैं। की फीचर्स क्या है? की फीचर्स ये है कि भाई 4G में लगभग 1 Gbps तक की डेटा रेट हम लोगों को मिलने लगी, ठीक है। सिक्योरिटी और मोबिलिटी काफ़ी इन्हेंस हो गई, लेटेंसी रिड्यूस हो गई। लेटेंसी मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ मैसेज कर रहा हूँ तो वो कितने डिले के साथ पहुँच रही है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंसी। तो ये बहुत ही मिली सेकेंड्स या फिर माइक्रो सेकेंड्स में पहुंच गया। मतलब मैं यहाँ से अगर कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो डिवाइस है उस तक कितने देर में पहुँच रही है, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंसी, ठीक। 4G का डिसएडवांटेज ये था कि जो हार्डवेयर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, ठीक। स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वाइड डिप्लॉयमेंट और इसको अपग्रेड करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत थी, ठीक है। 5G के बारे में आते हैं। 5G मतलब अब जो टारगेट किया जा रहा है वो 10 Gbps तक की स्पीड इंटरनेट पर आए, ठीक है। 10 Gbps तक की स्पीड आपके इंटरनेट के पास अवेलेबल हो, लेटेंसी बहुत लो हो, लेटेंसी इतनी लो हो कि हम कार जो है वो चला सकें बाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स या इस तरीके की चीज़ें। मतलब सोचिए कि कितना माइक्रो सेकंड, जो भी कार का ड्राइवर होता है या फिर किसी भी चीज़ का ड्राइवर उसको माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है। इसका मतलब अगर आपका मोबाइल फ़ोन से अगर आप डिसीजन ले रहे हो या कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो वो इतना शार्प होना चाहिए कि वो अगर हम यहाँ से कुछ भी डेटा भेजें तो विद इन माइक्रो सेकंड वो दूसरे डिवाइस तक पहुँच करके उस पर जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो इट्स कॉल्ड लेटेंसी, ठीक। हायर सिक्योरिटी, क्योंकि IoT यूज़ किया जाएगा, ठीक है। IoT मतलब व्हाट यू मीन बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स हर एक डिवाइस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी, ठीक। मीन्स वी विल मेक अ इंटरनेट वर्क ऑफ डिवाइसेस एंड बाय यूजिंग दैट इंटरनेट वर्क ऑफ डिवाइसेस, ठीक, each and every devices can be have a capability to communicate with each other, ठीक। तो इस तरीके की जब आपकी चीज़ें होंगी तो उसमें जो आपकी सिक्योरिटी रिस्क होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो इसको भी कम करना है, ठीक है। इफ़िशियंसी बढ़ेगी, ठीक। जो सेल्स की साइज़ है वो स्मॉल की जाएगी। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि सेल्स की साइज़ स्मॉल करने के साथ साथ बहुत से ऐसे अनयूज्ड बैंड, जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल फ़ोन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो उसके बैंड्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, जब इतनी ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो आपके पावर की भी समस्या आ सकती है। तो उस पावर के को भी देखना है कि पावर भाई बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, पावर के भी एक तरीके से लिमिटेशन, ठीक। सो अलग अलग जनरेशन्स को यहाँ पर टेबलाइज किया गया है अलग अलग फीचर्स के हिसाब से। तो जो 1997 से 1980 तक फर्स्ट जी आया और इसमें जो स्पीड थी वो 14.4 kbps तक की मैक्सिमम स्पीड अचीव की गई। जो टेक्नोलॉजी जिसको नाम दिया गया बिकॉज अलग अलग कंट्री अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो AMPS था, TACS था, NMT था, अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की है। जो के फीचर्स था उसमें केवल वॉयस कम्युनिकेशन ही पॉसिबल था। फिर 2G कम्युनिकेशन पे आए। 2G कम्युनिकेशन जो है वो 1990 से लेकर 2000 तक रहा, ठीक है। इसमें जो स्पीड हमें मिली वो 9.6 kbps से 14.4 kbps तक मिली। इसमें जो यूज़ किया गया वो टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, ऊपर वाले में जो 1G था उसमें फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस यूज़ किया गया था, यहाँ टाइम डिवीजन और कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस यूज़ किया गया। इसको भी मैं आगे चल के बताता हूँ क्या होता है कोड टाइम डिवीजन, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। इसमें वॉयस एंड डेटा दोनों की ही सर्विसेज थी, ठीक। फिर 2001 टू 2004 2.5 टू 2.75G आया और इसमें जो है जो डेटा स्पीड थी वो 171.2 kbps तक की स्पीड आई। इसमें इंटरनेट वर्किंग और लो स्पीड स्ट्रीमिंग और ईमेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई। फिर 3G सर्विसेज जो थी, 3G सर्विसेज में यहाँ पर 2004 टू 2005 रहा। इसमें जो MBPS में ये जो सारा का सारा डेटा स्पीड था वो पहुँचा, ठीक है ना। CDM में प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया। इसमें मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ और वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी और लाइव TV स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी आई, ठीक है। फिर 3.5G लगभग 2006 से 2010 तक रहा। जो भी सारी चीज़ें थी इससे पहले वो उसे इन्हेंस किया गया। 4G में जो है WiMAX की फैसिलिटी आई, LTE और वाईफाई का यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हुआ। 100 Mbps तो 300 Mbps स्पीड यहाँ पर रही, ठीक। और एक तरीके से HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर पॉसिबल हुई, ठीक है। और 5G जो कि अभी चल रहा है, एक तरीके से उसकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है ना। सुपर फास्ट इंटरनेट, वेरी लो लेटेंसी, ठीक। और IoT, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ उसमें प्रेजेंट रहेंगी, ठीक। तो AMPS, हाँ सर जो बोल्ट होता है वो किस लिए होता है फिर? कौन सा? बोल्ट बोल्ट
वीओ, उस पर एलटीई लिखा रहता है कहाँ पे? नेटवर्क। सर 4G जैसे नेटवर्क रहता है, एक एलटीई लिखा रहता है और 4G लिखा है, एक वोल्ट लिखा रहता है। हम्म। वीओ, उसका क्या मतलब हुआ? एक सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा। ये VOLTE। हाँ सर। एक सेकंड जस्ट। किस में ही आता है ये आपका? आप जब जियो का फ़ोन यूज़ करते होगे। हेलो। हाँ सर, उसमें भी आता है। हाँ, जियो का फ़ोन। हाँ, तो ये जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि अभी तक, जैसे कि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। एक पैकेट डेटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और एक आपका होता है स्विचिंग टाइप का, मतलब डेडिकेटेड लाइन अवेलेबल हो। तो जब आपका जियो लॉन्च हुआ, तो जियो जब लॉन्च हुआ तो आपको पता होगा कि एक ऐप के साथ, जब स्टार्टिंग में जियो लॉन्च हुआ तो एक ऐप यूज़ करता था, ठीक। बिना उस ऐप को यूज़ किए आप, या तो फिर आपके पास वो फ़ोन होना चाहिए जो कि LTE VoLTE को सपोर्ट करे। तो VoLTE मतलब ये होता है कि आपकी जो वॉयस होती है उसको पैकेट डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वॉयस ओवर LTE, जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बाद जो ये पूरा का, तो आपका ये जो पूरा का पूरा वॉयस होता है, इसको पैकेट डेटा में कन्वर्ट करके भेजा जाता है, ठीक। समझ रहे हैं? जैसे कि इसीलिए आप देखते हो कि जो वॉइस क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी, जब आप 4G में बात करते हो तो डिटेरिएट होती है, ठीक। अच्छी होती है। हाँ, क्लियर। 4G में जब आप LTE पे बात करते हो तो थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी गिरती है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि वो बिट्स जो होती हैं, वो आपका जो 3G का वॉइस क्वालिटी था वो ज़्यादा इन्हेंस था, ठीक, कंपेरेटिव टू 4G। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का डेटा रेट बढ़ जाता है, अगर डेटा रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइस के सैंपल्स जाएंगे। जब ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइस के सैंपल जाएंगे तो फिर वो इम्प्रूव कर जाती है। अगर आपका डेटा कमज़ोर रहेगा, मीन्स आपके मोबाइल फ़ोन पर अगर डेटा की स्पीड कम रहेगी, तो पुराने में क्या था कि अगर नेटवर्क है और बहुत ही कम नेटवर्क भी है तो भी वो लिंक कर ले जाते थे। लेकिन अगर यहाँ पर डेटा का जो भी स्पीड है अगर वो कम रहेगा, मतलब आपके पास जो मोबाइल फ़ोन पर जो डेटा की स्पीड आ रही होगी, डाउनलिंक अपलिंक की जो स्पीड आ रही होगी, अगर वो कम होगी तो आपकी वॉइस क्वालिटी इससे डिटेरिएट हो जाएगी, ओके सर। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप उसमें रहोगे, मतलब अगर आप किस में रहोगे, अगर आप अच्छे नेटवर्क में हो तो वॉइस क्वालिटी आप HD फ़ोन्स भी कर सकते, मतलब आप वीडियो को HD वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो आर्किटेक्चर में डिफरेंस ये होता है कि ये देखिए जो अलग अलग आर्किटेक्चर दिखाए गए हैं, मोबाइल स्टेशन है, BSS है, ठीक है ना, SGSN है। तो एक तरीके से आपको ये दिखाया गया है कि अलग अलग एक तरीके से मोबाइल स्टेशन जो है पूरे के पूरे नेटवर्क से किस तरीके से कनेक्टेड होता है। वहीं GSM में देखिए ये BSC से कनेक्टेड होता है, और BSC जो है फिर वो पूरा का पूरा इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये पूरा का पूरा एक तरीके से सब्जेक्ट है जो मुझे समझ में आता है। एक तरीके से ओवरव्यू ही आपसे पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज तो नहीं ली जाएगी, बिकॉज ये अपने आप में पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं कि व्हाट इज़ GPRS, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, GSM इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। जब आप ये 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे तो आपको इसको पूरा डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि दीज आर जस्ट आर्किटेक्चर, इनका फुल फॉर्म क्या है और ये किस टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड थे। जैसे कि देखिए 2G में आपका GSM था, TDM में ये अलग अलग कंट्रीज़ में देखिए अलग अलग, जैसे मैंने बता रहा था कि ये स्टैंडर्ड क्या है। तो अलग अलग कंट्री ने जब अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स को बनाया, जब उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया तो वो अलग अलग किया, ठीक है। वो धीरे धीरे एक तरीके से आप देखिए कि ये अलग अलग फिर जो नाम थे वो अपना सिंपल एक एक नाम में आते गए, क्योंकि सबको ये भाई जो कंपनीज थी वो ग्लोबलाइज हुई। तो ग्लोबलाइज होने के साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि भाई अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग नाम देने के बजाय अगर हम लोग एक ही नाम लेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके की चीज़ें ऑब्सोलीट होती चली जा रही हैं और एक ही तरीके का आर्किटेक्चर आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक। तो ये जो है
GSM था, फिर उसके GSM ये सबसे पॉपुलर आर्किटेक्चर था, फिर GPRS यहाँ पर यूज़ किया गया, और फिर यहाँ पर WCDM में और इस तरीके के CDM में 2000 ये सब यूज़ किया गया, और अब हम लोग LTE की तरफ 4G में बढ़ रहे हैं। ठीक, फिर ये कंपैरिजन चार्ट है। 1970 से 1980 के बीच 1G था, जो डेटा स्पीड थी वो 2 kbps मैक्सिमम थी। एनालॉग कम्युनिकेशन यूज़ किया गया था, मोबाइल टेलीफोनी यूज़ की जा रही थी, जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी थी वो FDM में थी, सर्किट स्विचिंग यूज़ की जाती थी, पैकेट स्विचिंग अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना, और PSTN जो है वो नेटवर्क यूज़ किया जाता था। ठीक, उसके अलावा 2G 1990 से लेकर के 2004 तक था, 64 kbps तक की स्पीड की जा गई थी, डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। ठीक, इसमें SMS और वॉइस दोनों की ही सर्विसेज थी। TDM में और CDM में यूज़ किया गया था, सर्किट और पैकेट डाटा स्विचिंग नहीं थी। क्यों FDM में सारा ज़्यादा दिक्कत आ रही थी? क्योंकि फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन यूज़ हो रहा था, और FM डीमॉडुलेटर का यूज़ करके भी वॉइस को जो है वो डिकोड किया जा सकता था। 3G में 2004 to 2010 ये यूज़ किया गया, 2 Mbps तक की स्पीड मिली। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर CDM में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, पैकेट डेटा स्विचिंग था, पैकेट नेटवर्क था। 4G में आपका एक तरीके से ऑल पैकेट नेटवर्क था, नेटवर्क इंटरनेट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था, जो स्पीड थी वो 1 Gbps थी, और 5G में हायर देन 1 Gbps क्या, आपको लगभग 10 Gbps तक की स्पीड जो है वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, एक तरीके से इसमें दिखाया गया अलग अलग टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाएंगी। एनालॉग वॉइस कॉल 1990s में जो है डिजिटल वॉइस कॉल यूज़ किया गया, 2000 में जो है के अराउंड जो है वो डेटा यूज़ किया गया। फिर उसके बाद जो है स्पीड सारी की सारी चीज़ें बढ़ी। ठीक, फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड और इन्हेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक, एक तरीके से ये देखिए ये किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, लगभग 2.4 या 2 kbps तक था। फिर ये पूरा का पूरा एनालॉग था, एक तरीके से सेल्स आर्किटेक्चर पे काम करता था यहाँ पर। अब ये देखिए डिजिटाइज हो गया। ठीक, लगभग यहाँ पर 2000 kbps या 2 Mbps तक की स्पीड मिली। फिर LTE और फिर यहाँ पर मोर देन 1 Gbps की स्पीड जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाई है। जो इसके साथ एसोसिएटेड था केवल वॉइस कॉल थी, यहाँ पर SMS और मेल भी आप कर सकते थे। यहाँ पर मल्टीमीडिया ब्रॉडबैंड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ। फिर उसके बाद 4G में आपका लाइव स्ट्रीमिंग और ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब अब जो डिवाइसेस होंगी वो आपके चारों तरफ कनेक्टेड होंगी, और सारा का सारा ऑटोमेशन का प्रोसेस इसके जरिए होगा, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एरा ऑफ ऑटोमेशन। ठीक, फिर ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है। 1973 जो मैक्सवेल साहब ने सबसे पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस दी, 1896 जिसमें मार्कोनी ने सबसे पहले रेडियो को डेवलप करके दिखाया, 1906 स्पार्क ट्रांसमीटर को प्रोड्यूस किया गया, को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। 1937 FM रेडियो का स्टेशन जो है सबसे पहले परमिशन पाया US में। 1954 पॉकेट रेडियो ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ किया गया। ठीक है, 1960 में कलर टीवीज़ का जो है ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ। 1973 में सबसे पहले पब्लिक टेलीफोन जो था इज़ मेड टू द लैंडलाइन। ठीक है ना, फिर बेल ने जो है कॉमर्शियल सेलुलर नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया 1978 ने। ठीक, 1982 में 26 यूरोपियन नेशनल फोन्स कंपनीज बिगिंस GSM। ठीक, 1993 में मोटरोला ने जो है एक तरीके से वो अपना सेट लॉन्च किया। 1990s में जो है नॉर्थ अमेरिका सेलुलर डिजिटल AMPS स्टार्ट किया, और डिजिटल AMPS के बाद ये देखिए 1970s से लेकर के 1980s तक यहाँ तक डिजिटल AMPS आ गया है। तो इसका मतलब अब ये GSM की तरफ बढ़ चुका है, मतलब ये 1G से 2G की तरफ ट्रांजिशन हो चुका है, 2G सेलुलर नेटवर्क की तरफ आ गए। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए वाईफाई जो है 1999 में सबसे पहले आया। ठीक, 2000 में आपका ब्लूटूथ आ गया। ठीक, और उसके बाद जो है 2000 के अराउंड जो है 3G सेलुलर सिस्टम जो है वो अपीयर हुआ। FCC जो है FCC फेडरल काउंसिल फॉर कम्युनिकेशन है, वो एक तरीके से उसने फिर ये कहा कि सारे के सारे एनालॉग सेलुलर नेटवर्क्स को बंद कर दिया जाए, अब जो भी चलेंगे भाई वो डिजिटल ही कम्युनिकेशन नेटवर्क चलेंगे। ठीक, तो FCC जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस करता है, वही जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से फ्रिक्वेंसी बैंड किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक, एक ग्रुप ऑफ पीपल है ये, जो बहुत रिनाउंड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो बैठ कर के सारी की सारी डिसीजन लेते हैं। ठीक, उसका एक प्रोसीजर होता है। फिर 2007 में एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ, मतलब यहाँ पर मल्टीमीडिया का दौर स्टार्ट हो गया। और फिर ऐसे ऐसे आप देखोगे तो 2011 तक ये जो है IEEE
टू पब्लिश फर्स्ट स्टैंडर्डाइज इंटरफेस फॉर कॉग्निटिव रेडियो। कॉग्निटिव रेडियो में क्या होता है कि जो बैंड्स होती हैं, जो खाली बैंड्स होती हैं, उनका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक, तो इस तरीके से इवैल्यूएशन था पूरा का पूरा। तो अभी अगर आपको कोई चीज़ कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि सर ये जो बार बार आप टर्म यूज़ कर रहे थे, व्हाट डू यू मीन बाई, बस एक सेकंड, एफडीएम में क्या होता है? तो एफडीएम में आप देखिए पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड आपको दी हुई है। वी आर हैविंग अ वेरी लॉन्ग फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड कर दी गई है। मैंने कहा ये बैंड फर्स्ट के लिए होगा, ये सेकंड के लिए होगा, ये थर्ड। मल्टीपल एसएस मतलब more than two devices will communicate using the same channel, this will be called multiple access। ठीक, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी बांट देंगे। वहीं टाइम डिवीजन में क्या करेंगे, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी भाई सब लोग यूज करो। एक टाइम पर दो चीजें होती हैं, बहुत समझने की जरूरत है। एक टाइम पर टाइम भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक, जैसे मेरा वॉइस का जो सैंपल है वो जा रहा है, ठीक, तो वॉइस के सैंपल में दो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, एक तो टाइम भी एसोसिएटेड है, दूसरा फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएटेड है। तो सर आप कहोगे कि सर ये कैसे कोरिलेट होता है? तो आप लोगों ने क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है? अरे बोलो हाँ या नहीं। क्या सर? फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है? फोरियर ट्रांसफॉर्म? नो सर। अच्छा, अभी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं पढ़ा है? जेट ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस तरीके की चीजें। नहीं, ओके, कोई बात नहीं। तो आपको मैं बताता हूं कि कोई भी जो भी चीजें जो टाइम में हैं, मतलब टाइम के बैंड में हैं, मीन्स इफ एनीथिंग इज प्रेजेंट इन टाइम डोमेन दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब कोई भी चीज़ अगर टाइम डोमेन में है तो पूरी की पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिसाइड की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल कितने हर्ट्ज का है? 50 हर्ट्ज का है। तो अगर मैं 50 हर्ट्ज के साइनोसॉइडल सिग्नल को बोलूँ तो आप अगर इसे टाइम डिवीजन में बनाओगे तो इस तरीके से जैसा मैंने ग्राफ में बनाया है वैसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताओ। इस तरीके से बनाओगे, कहोगे सर ये 50 हर्ट्ज का साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप इसे बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी आप सैंपल बनाओगे वो केवल और केवल 50 हर्ट्ज पे बनाओगे। आप ये कहोगे कि सर फ्रीक्वेंसी में अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी में तो सर केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक। वैसे ही अगर मैं वॉइस सिग्नल की आप बात करोगे तो वॉइस सिग्नल में आपके जो भी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होंगी वो 2 किलो हर्ट्ज से लेकर 3.2 किलो हर्ट्ज तक की वॉइस यहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में जो भी चीज़ें आएंगी वो 2 किलो हर्ट्ज से लेकर 3.2 किलो हर्ट्ज तक ही आएंगी। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला हुआ या इस टाइप की चीज़ें हुई तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करते हैं। तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करते हैं तो इसका मतलब जैसे कि अगर आपको तबला का इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे होता है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन धुन कैसे बना देते हैं, तो बिकॉज इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करते हैं, वॉइस अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करती है, तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो बाय यूजिंग फिल्टर्स, ठीक। तो समझने की बात यह है कि एट ए टाइम पर वो टाइम भी इन्वॉल्व होता है और फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि टाइम में कोई ब्रेकअप नहीं भैया, लगातार आपका टाइम जाएगा। मतलब हमको और आपको एकदम डेडिकेटेड चैनल दे दिया गया है, बस एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, आपको उसी में कम्युनिकेट करना है। लेकिन जब हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस में काम करते हैं तो हमें कहा जाएगा कि ऐसा नहीं है, आपका जो वॉइस होगा ना 1 सेकंड का, उसे हम 25 सैंपल्स में कट कर देंगे, ठीक। मतलब 1 सेकंड की वॉइस को मैंने क्या किया, 25 सैंपल्स में छोटे छोटे कट कर दिया। और वो हम क्या करेंगे कि अब सैंपल वाइज भेजेंगे। मतलब एक बार जैसे कि मान लीजिए अगर 10 लोग ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक बार मेरी वॉइस का सैंपल भेजेंगे, फिर अगली बार दूसरे की वॉइस का सैंपल भेजेंगे, फिर अगली बार तीसरी की वॉइस का सैंपल भेजेंगे, फिर अगली बार चौथी की वॉइस का सैंपल भेजेंगे, फिर अगली बार पांचवी की वॉइस का सैंपल भेजेंगे। सबके साथ इनकोडिंग रहेगी ताकि वो जो सैंपल जहां भेजा जा रहा है वहीं जाकर मिले, ठीक। मतलब सबके साथ एक इनकोडिंग रहेगी कि भाई टीडी, तो ये कहलाता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। मतलब यहाँ पर जो स्लॉटिंग होती है वो टाइम की होती है, छोटे छोटे सैंपल्स बना करके टाइम के साथ भेजा जाता है। हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी, जो मेरा वॉइस सैंपल जाएगा वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करते हुए जाएगा, ठीक है। और फिर आता है कोई डाउट है इसमें टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में? ठीक। अब आता है फिर सीडीएम में। तो सीडीएम में क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस मतलब यही है कि ऐसा है भाई कि हम लोग एक स्यूडो रैंडम कोड से कोडिंग कर देंगे। मेरा जो डेटा होगा एक स्यूडो रैंडम कोड से कोडेड हो जाएगा और वो आप तक पहुंचेगा, ठीक। एक तरीके की बात अगर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए तो ये इस तरीके से है कि मैं मान लीजिए मैं
हम और आपको ये पता है कि हम लोगों को हिंदी में बात करनी है, और मानिए हिंदी किसी को नहीं आती है, इसके अलावा हिंदी किसी को नहीं आती है, पूरे का पूरे सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। तो एक तरीके से की वर्ड मिल गए हमको और आपको, ठीक। क्या है कि भाई हम लोग हिंदी में बात करेंगे, ठीक, और हम लोग को हिंदी ही आती है, ठीक। तो इस तरीके से कोडेड हम लोग की बातें ऑलरेडी कोडेड होकर के जाएंगी, ठीक। उसको बाकी वो जा भी रही हैं, बाकी लोगों के कान में भी पड़ रही हैं, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। एक कमरे में ढेर सारे लोग बातचीत कर रहे हो, केवल हम ही दो लोगों को हिंदी आती हो, तो ऑब्वियसली हम ही दोनों लोग एक दूसरे की बातें को समझ जाएंगे बड़े आसानी से। बाकी लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। मतलब यह है कि कोडिंग की जाती है एक स्यूडो रैंडम कोड से, और उस कोड की इंफॉर्मेशन केवल ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास होती है, ठीक। सिमिलरली अगर दो बंगाली हों और वो अगर आपस में बात करो बांग्ला में, ठीक है, तो हमको और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको पता ही नहीं, वो दैट इज सिंपली अ नॉइज। तो बाकी सबके लिए वो नॉइज की तरह से रहता है, लेकिन जो इसके पास वो कोडिंग, वो इनकोडिंग और डिकोडिंग की इंफॉर्मेशन है, वही जो है वो उसको यूज कर पाता है। मतलब इसमें पूरा का पूरा टाइम यूज होता है, पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी यूज होती है, मतलब पूरा का पूरा टाइम स्लॉट यूज होगा, पूरा का पूरा फ्रिक्वेंसी स्लॉट यूज होगा। लेकिन जो कोड डिवीजन होगा, कोड डिवीजन मतलब हम लोग कोडिंग कर दे रहे हैं बात की, इंफॉर्मेशन की, इस तरीके से कि बातें केवल मैं और आप ही समझ पाएं, ट्रांसमीटर और रिसीवर ही समझ पाए, ठीक। ऐसे ही दो आदमी हो गए भाई जिन्हें केवल चाइनीज़ आती है, तो चाइनीज़ भाई कोई दो लोग अपना चुंगपुंग कर रहे हैं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है भाई यार, ठीक है, वो भी समझ जाए, कितनी भी हल्ला हो वो दोनों एक दूसरे की बात समझ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसमिशन जो कि कहलाता है CDM में। इसमें होता है एक स्यूडो रैंडम कोड जिसके जरिए हम लोग कोडिंग करते हैं डेटा की, और उसके जरिए जो ट्रांसमीटर साइड है और रिसीवर साइड है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। दोनों के पास एक यूनिक CDM में कोड होते हैं, स्यूडो रैंडम कोड होते हैं। बताइए आप लोगों की तरफ से कोई डाउट है जो आप पुट करना चाहते हैं? सर हम्म सर 4G में 1 GB पर सेकंड तक का स्पीड देता है मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड की बात की जा रही है, ठीक है ना। हम इंडिया में जो मिलने वाली स्पीड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दीज आर स्टैंडर्ड्स कि भैया इतना मैक्स, जैसे कि होता है ना कि हम टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को टारगेट दिया कि भाई 95 मार्क्स स्कोर करने हैं सबको, ठीक। या फिर हम लोग ने टारगेट दिया कि हमें इतना कुछ अचीव करना है, तो दैट इज़ अ टारगेट सेट बाय FCC बेस्ड अपॉन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसमें मैक्सिमम इतनी फ्रिक्वेंसी यूज़ की जा सकती है, मैक्सिमम इतनी फ्रिक्वेंसी बैंड आ सकती है, इसको हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पर्पज़ पे जरूरी नहीं है कि आपको उतनी बैंड मिले। सर मतलब 4G में जो इनपुट्स दिए गए हैं उसको बनाने के लिए उसमें मतलब ऐसा फीड दिया गया कि 1 GB पर सेकंड तक का मैक्सिमम रेट। हाँ, वो जो स्टैंडर्ड जो FCC ने सेट कर रखा है वो यही सेट कर रखा है, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम 1 Gbps तक की स्पीड अचीव करनी है, ठीक। वो कहीं ना कहीं अचीव कर ली गई है। तो अब फिर आगे की बात हो रही है कि ओके अब इसको आगे करते हैं, अब इसको 10 Gbps तक पहुंचाते हैं, ठीक। हमारे और आपके नेटवर्क प्रोवाइडर के पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती, उतनी बैंडविड्थ नहीं होती है कि वो इतनी स्पीड आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक। उसके पास ढेर सारे कम्युनिकेशन, ढेर सारे यूजर्स हैं, तो इस हिसाब से उसको चीज़ें लिमिट करनी पड़ती हैं, ठीक है। और बताइए। और कोई डाउट है?